नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर बने रहें तथा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है वितरण सूची यानी कि जो वितरण सूची और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। आपको बताना है जो वितरण सूची डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए अधिक देर तक बिजली का बैकअप प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी है बिजली में उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है बिजली की लाइन को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग करने के लिए। ऑप्शन डी है उच्च विद्युत क्षमता प्रदान करने के लिए। तो आपको बताना है वितरण सूची या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजली की लाइन को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है जो वितरण सूची होती है वहाँ पर कई फीडर लगे होते हैं जिनकी क्षमता या धारा क्षमता होती है। धारा क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है और अलग अलग इनकी धारा क्षमता होती है। और यदि फीडर पर अधिक धारा चली जाती है तो वह उसे ऑफ कर देता है, यानी कि वह बंद हो जाता है, पावर कट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो बिजली की लाइन को उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको अलग अलग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है दिया गया चित्र के वायरिंग में आरेख को दिखाता है, यानी कि जो वायरिंग की गई है यह किस आरेख को दर्शाती है। ऑप्शन ए सुरंग में वायरिंग। ऑप्शन बी सीडी में वायरिंग। ऑप्शन सी छात्रावास में वायरिंग। ऑप्शन डी गोदाम में वायरिंग। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीडी में वायरिंग। यह सीडी में वायरिंग या जीने की वायरिंग है, जीने की वायरिंग। आपको कैसे पता चला, आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत दो, एक तो टू वे स्विच यहाँ पर है और एक दूसरा टू वे स्विच यहाँ पर है, यानी कि इसके अंदर दो टू वे स्विच है तथा इसमें बीच में एक लैंप होल्डर लगा हुआ है, यानी इसमें लैंप लगा हुआ है बीच में एक। तो ये कौन सा है, सीडी में वायरिंग या जीने की वायरिंग का आरेख दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है उच्च दबाव वाली मरकरी वेपर लैंप क्या उत्सर्जित करती है, यानी कि आपको बताना है जो उच्च दबाव वाली मरकरी वेपर लैंप होता है वह कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए सफ़ेद रंग का प्रकाश। ऑप्शन बी लाल रंग का प्रकाश। ऑप्शन सी नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश। ऑप्शन डी पीले रंग का प्रकाश। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश। जो मरकरी वेपर लैंप होता है यह नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। और आपको ध्यान रखना है लाल रंग का प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है, जो नियोन लैंप होता है वह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। और आपको ध्यान रखना है जो पीले रंग का प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है, जो सोडियम वेपर लैंप होता है, यानी कि सोडियम वेपर लैंप होता है वह पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम वेपर लैंप जो कि कौन सा रंग उत्सर्जित करता है, तो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है एक डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि आपको बताना है जो डीसी जनरेटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए उसमें विद्युत क्षेत्र के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो आप सभी को पता होगा एक डीसी जनरेटर होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जो डीसी जनरेटर होता है वह फ्लेमिंग के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्लेमिंग। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, जो डीसी जनरेटर होते हैं वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है एक होता है 4 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 3 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है। तो आपको बताना है जो 4 बिंदु स्टार्टर होता है उसकी तुलना में जो 3 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है। ऑप्शन ए अत्यधिक करंट
रिलीज आपूर्ति लाइन में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, फील्ड सर्किट की पूर्णता प्रतिरोध के माध्यम से शुरू होता है। ऑप्शन सी, शंट फील्ड सर्किट से धारिता कुंडलन अलग हटा दिया जाता है। ऑप्शन डी, प्रारंभिक प्रतिरोध क्रमशः कम होता है जब तक कि आर्मेचर चलने की स्थिति तक पहुंच जाए। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको ध्यान रखना है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, शंट फील्ड सर्किट में धारिता कुंडलन होता है, और 4 बिंदु स्टार्टर होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, शंट फील्ड क्षेत्र में धारिता कुंडलन को हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल सीधे समानुपाती होता है। यानी कि जो डीसी मोटर होता है इसमें विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी होता है, वह किसके सीधे समानुपाती होता है। ऑप्शन ए, फ्लक्स के। ऑप्शन बी, गति के। ऑप्शन सी, आर्मेचर चालकों की संख्या के। ऑप्शन डी, पोलों की संख्या के। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, स्पीड। यह गति के सीधे समानुपाती होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत डीसी मोटर होता है, इसके अंतर्गत एन समानुपाती क्या होता है, ईबी अपॉन फाइव, यानी कि यह विरोधी विद्युत वाहक बल होता है इसके सीधे समानुपाती होता है, और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विरोधी विद्युत वाहक बल है यह गति के सीधे समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई, यानी कि जो ताप इकाई होती है इसके रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, आगामक संवाहक के। ऑप्शन बी, खुले संवाहक तंतु के। ऑप्शन सी, चारों तरफ से बंद सपाट तार का। ऑप्शन डी, धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर का। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धातु के ट्यूब में कंसील्ड वायर का उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वर्ग बी पावर एम्पलीफायर की रूपांतरण दक्षता कितनी होती है। आपको बताना है, जो वर्ग बी पावर एम्पलीफायर होता है इसकी रूपांतरण दक्षता कितनी होती है। ऑप्शन ए, 50%। ऑप्शन बी, 78%। ऑप्शन सी, 30%। ऑप्शन डी, 25%। आप सभी को याद रखना है, जो वर्ग बी पावर एम्पलीफायर होता है इसकी दक्षता कितनी होती है, 78.5%। 78.5% इसकी दक्षता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, ये 4 प्रकार के होते हैं। वर्ग ए, एक होता है वर्ग ए, एक होता है वर्ग बी, एक होता है वर्ग ए बी, और एक होता है वर्ग सी। तो आप सभी को इनकी दक्षता होती है वो याद रखनी है। वर्ग ए की दक्षता कितनी होती है, 25% से 50%, और वर्ग बी की दक्षता कितनी होती है, 78.5%, और वर्ग ए बी की दक्षता कितनी होती है, आपको ध्यान रखना है, 50% से 78.5% के बीच में इसकी दक्षता होती है, और वर्ग सी की दक्षता कितनी होती है, 78.5% से अधिक। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो वर्ग सी होता है इसकी दक्षता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, जो कि कितनी होती है, 78.5% से अधिक होती है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है, हर उपकरण का पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको बताना है, जो पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, वो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, 0.25 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मेगा ओम। जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है इसका मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार हैं। यानी कि आपको बताना है, जो रेतीले क्षेत्र होते हैं उनके लिए जो उपयुक्त अर्थिंग होती है वो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए, रॉड। ऑप्शन बी, पाइप। ऑप्शन सी, प्लेट।
ऑप्शन डी क्षैतिज पट्टी अर्थिंग। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो रेतीले क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त अर्थिंग होती है वह कौन सी होती है? रोड टाइप अर्थिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो रोड होती है ये रोड किसकी बनी होती है? तांबे अथवा GI रोड का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन रोड का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टिव शक्ति द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो रिएक्टिव शक्ति होती है इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव शक्ति को हम प्रतिघाती शक्ति, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिघाती शक्ति भी कहते हैं। तो इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? ऑप्शन ए VI sin थीटा, ऑप्शन बी VIR, ऑप्शन सी VI cos थीटा, ऑप्शन डी VI। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो प्रतिघाती शक्ति होती है इसका सूत्र क्या होता है? VI sin थीटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और कौन सी शक्ति होती है? एक होती है वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति क्या होता है? तो वास्तविक शक्ति का सूत्र होता है VI cos थीटा। इसके अंतर्गत cos थीटा होता है और प्रतिघाती शक्ति के अंतर्गत VI sin थीटा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाती है। आपको बताना है, जो लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कितनी कम हो जाती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 10%। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10%, यानी कि वो लगभग 10% तक पूर्णतः कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है, एक DOL स्टार्टर होता है, एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, DOL स्टार्टर के कारण कोयल का क्या कार्य है? यानी कि आपको बताना है DOL स्टार्टर में कॉन्टैक्टर कोयल होती है, इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए मोटर को रोकना, ऑप्शन बी रनिंग धारा को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी मोटर को स्टार्ट करना, ऑप्शन डी रनिंग ऑन स्टेट, यानी कि एक साथ कई परपथों को ऑन करना। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो DOL स्टार्टर होता है इसमें जो कॉन्टैक्टर कोयल का जो कार्य होता है वह रनिंग ऑन स्टेट, यानी कई परपथों एक साथ चालू करने का इसका कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो DOL स्टार्टर होता है उसका प्रयोग कितनी HP तक मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपको सबको ध्यान रखना है 5 HP, जो 5 HP तक की मोटर होती है उनको स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कौन से स्टार्टर होते हैं? एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक होता है ऑटो स्टार्टर। ये दो प्रकार के स्टार्टर और होते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 20 HP तक इसका प्रयोग करते हैं और 20 HP से ऊपर ऑटो स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्टरनेटर सॉफ्ट के एक सिरे पर फिक्स्ड एक छोटा DC शंट या कंपाउंड डायनेमो होता है? तो आपको बताना है, जो छोटा DC शंट या कंपाउंड डायनेमो होता है वह कौन होता है? ऑप्शन ए एक्साइटर या उत्तेजक होता है, ऑप्शन बी केज्ड रोटर होता है, ऑप्शन सी स्टेटर होता है, ऑप्शन डी सेल एंड पोर्ट रोटर होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो छोटा DC शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्साइटर। एक्साइटर के रूप में इसमें हम DC शंट या कंपाउंड डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, आउटडोर लाइट हाउसिंग यानी घर के बाह्य बिजली की प्रवेश सुरक्षा या इंग्रेस प्रोटेक्शन होती है, उसकी रेटिंग क्या होती है? ऑप्शन ए IP67, ऑप्शन बी IP65, ऑप्शन सी IP55, ऑप्शन डी IP20। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी IP65। जो प्रोटेक्शन रेटिंग होती है वह IP65 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है? ऑप्शन ए स्ट्रेट स्निप का, ऑप्शन बी हैंड क्रिम्पिंग प्लायर का, ऑप्शन सी बेट स्निप का, ऑप्शन डी साइड कटिंग प्लायर का। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो चित्र दिया गया है यह क्रिम्पिंग प्लायर या हैंड क्रिम्पिंग प्लायर का चित्र दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह हैंड क्रिम्पिंग प्लायर
होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, जो हैंड क्रिम्पिंग प्लायर होता है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जो एल्यूमिनियम वायर होते हैं उनके सिरों पर लग्स या टर्मिनल को बैठाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको देखना, जो एल्यूमिनियम वायर होते हैं उनके सिरों पर लग्स या टर्मिनल्स बैठाने के लिए हैंड क्रिम्पिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, हमारा अगला क्वेश्चन है CTS वायरिंग प्रणाली में CTS का अर्थ क्या होता है। जो CTS वायरिंग प्रणाली होती है इसमें CTS का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है कोर टाइप शीथड, ऑप्शन बी कोर टाइप शीथड, ऑप्शन सी केबल टाइप शीथड, ऑप्शन डी केबल टायर शीथड। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केबल टायर शीथड। जो CTS होता है इसका फुल फॉर्म होता है केबल टायर शीथड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ध्यान रखना है, एक होती है TRS जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, टफ रबर शीथड। जो इसका फुल फॉर्म होता है, एक होती है TRS, एक होती है CTS। तो TRS का फुल फॉर्म क्या होता है, टफ रबर शीथड इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है उपयंत्र का उपयोग, यानी कि आपको बताना है किस उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। यानी कि मानक उपकरण के रूप में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी डिजिटल। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो डिजिटल उपयंत्र होता है इसका उपयोग विक्षेपण यंत्र में अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डिजिटल उपयंत्र का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक LC ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में प्रयुक्त सक्रिय घटक कौन सा है। यानी कि आपको बताना है, जो LC ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर होता है इसमें प्रयुक्त सक्रिय घटक कौन सा होता है। ऑप्शन ए संधारित्र, ऑप्शन बी इंडक्टर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो आप सभी को ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर जो कि एक क्या होता है, सक्रिय घटक होता है। सक्रिय घटक आपको सबको ध्यान रखना, जो घटक होते हैं दो होते हैं, एक होता है निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय। तो निष्क्रिय घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना, निष्क्रिय घटक के अंतर्गत कैपेसिटर और इंडक्टर और प्रतिरोध जो कि निष्क्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। और सक्रिय घटक के अंदर कौन आते हैं, मॉसफेट होता है, एक हो गया BJT, एक हो गया डायोड, हो गया ट्रांजिस्टर। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।